मेरे जीवन में 3 बार ऐसी घटनाएं हुई कि जिसमें मैं प्रकृति के माध्यम से कला के संपर्क में आया, या प्रकृति और कला दोनों का मिलन मैंने अपने भीतर देखा। जब मैं छोटा था, मैं कोटड़ा रोआ कच्छ के एक छोटे गांव में मेरा जन्म हुआ था, उसमें मैं रहता था। और मेरे पिताजी सुबह शाम कभी कभी हमें मंदिर ले जाया करते थे। और कभी ऐसा होता था कि मैं अकेला हो जाता था प्रकृति में, तो मेरा संपर्क अचानक शास्त्रीय रागों से होता था। उस वक्त कर्नाटक की क्लासिकल संगीत के ऐसे राग है जैसे कि अरबी, जिसे उत्तर भारत में कहते हैं दुर्गा। तो मैं ऐसे ही सुनता था वो रचनाएं। फिर एक और राग है दक्षिण का श्री, मध्यमावती, ऐसे जो राग है उसके संपर्क में मैं शाम के वक्त आता था। बाद में मैंने देखा तो वो शाम का वक्त था कि जब मैं ऐसे रागों के संपर्क में आता था भीतर से। बाद में मुझे पता चला कि ये प्रक्रिया पूरी अनाहत नाद श्रवण के साथ जुड़ी है। अनाहत नाद का इतना ही अर्थ है, आहत का अर्थ है कि 2 चीजों से पैदा होता हुआ नाद। जो जगत के सारे नाद है, जैसे हम बोलते हैं, सुनते हैं, जो भी नाद इंद्रिय से सुनते हैं, कान से सुनते हैं, वो सारे आहत नाद है, बाहर से सुनते हैं। 2 चीज के टकराव से पैदा होते हैं। कम से कम 2 चीज चाहिए। और एक नाद है जिसे कहा जाता है अनाहत नाद। तो अनाहत नाद का अर्थ है जो 2 चीजों के टकराव से पैदा नहीं होता, जो सदा से है सदा रहेगा। उसको कहते हैं शून्य का ध्वनि। बहुत मैं सिंपल भाषा में कहूं तो शून्य का ध्वनि एक ध्वनि है इस जगत में, और कोई भी आ सकता है, ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन उस वक्त मुझे यह पता नहीं चलता था। मैं खाली जो राग के स्वर या राग की रचना जो सुनाई देती थी उसमें मैं बहुत लीन हो जाता था, मुझे एकदम अच्छा लगे। और उस वक्त जो मैं खो जाता था, शाम का वक्त था, तो बाद में मुझे पता चला कि दक्षिण के मंदिर दिखाई देते थे जिसमें दिए 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 प्रगटाए गए हो, ऐसा मंदिर दिखाई देता था और ऐसे राग सुनाई देते थे। कभी कभी ऐसी झलक आ जाती थी। इसके बाद मैं शहर चला गया, 1 to 4th स्टैंडर्ड में शहर मेरा जामनगर। फिर प्रकृति के साथ का ये जो संबंध था मेरा टूट गया। कभी कभी मुझे झलक आती थी, याद आता था कि ऐसा मैंने सुना है। और मैं उस वक्त लग गया था शास्त्रीय फिल्मी संगीत या फिल्म संगीत में, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट था उस समय में। लेकिन धीरे धीरे मुझे ये बात आगे पता चलने लगी कि जितने भी ऐसे रचनाएं हैं बाहर के जगत की, वो जो मैंने सुना था भीतर से, उसके साथ एक कंपैरिजन होती थी भीतर। तो मुझे लगता था कि नहीं, ये संगीत ऐसा नहीं जैसा मैंने सुना है। जरूर अच्छा है, मुझे अच्छा भी लगता था, मैं गाता था, रस आता था उसमें। लेकिन फिर भी एक अंदर मुझे 2 संगीत के बीच एक कंपैरिजन रहती थी कि मैंने जो कुछ सुना है, जो झलक मुझे मिली, इसके मुताबिक इसकी कंपैरिजन में ये कुछ भी नहीं, ये संगीत कुछ भी नहीं। ये अंदर 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 रहता था। फिर मैं 5th स्टैंडर्ड से कच्छ के एक गांव में आया, गढ़सीसा। उसमें मुझे फिर से एक प्रकृति मिली। किस तरह की, गांव के बीच ही था घर, लेकिन उसमें 3 क्वार्टर ऐसे थे कि जिसकी बड़ी टेरेस मिल जाती थी मुझे, और कोई रहता नहीं था टेरेस पर। शाम के वक्त या रात के वक्त मैं अकेला ही रहता था उस पूरी टेरेस में। पूरी अकेली और बड़ी टेरेस थी जिसपे मैं अकेला रहता था। और प्रकृति भी अच्छी थी, ऊपर मैं पूरा आकाश देख सकूं, या एक बड़ा पर्वत था जिस पर गढ़ था। तो ऐसी प्रकृति उस समय बहुत सुंदर प्रकृति थी। मैं 5 से लेकर 10th तक में 6 साल वहां ही रहा, और उसमें मुझे फिर से वो संगीत का संपर्क शुरू हो गया जो पीछे टूट गया था।
वहां पर मुझे संगीत के ऐसे कुछ रचनाएं सुनाई दी जो तिबेटियन म्यूजिक रचनाएं थी, वो रचनाओं के संपर्क में, या चाइनीज तिबेटियन ये टाइप के जो स्वर है वो उसका प्राधान्य उस जगह पर मुझे रहा कि मैं ऐसी बांसुरी सुनता था, इस प्रकार की बांसुरी जो जनरली जो बांसुरी हम सुनाई देती है, हम सुनते हैं इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में या फोक म्यूजिक में, ऐसा नहीं, कुछ अलग ही मैं स्वर सुनूं, अलग प्रकार के ही स्वर सुनूं। बहुत मिलते जुलते स्वर थे वो दुर्गा राग से या पहाड़ी राग से, लेकिन ये कुछ अलग ही था। बाद में जब मैं, एक आर्टिस्ट है नवांग खेचो जो फ्लूटिस्ट है, उसकी रचनाएं सुनी, तब मुझे पता चला कि ये रचनाएं मैंने ऐसे ही सुनी बिना किसी माध्यम के, खाली अंदर 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 डीप स्वर मुझे सुनाई दे। तो ये जो नवांग खेचो की धुन थी, वो पूरी धुन मैंने बिना टैप रिकॉर्डर सुनी थी वो इस गांव में। फिर से मैं 10th से 11th से मैं कट हो गया, फिर व्यस्त हो गया पढ़ने में, और जो प्रक्रियाएं थी बाहर की, प्रकृति से संपर्क टूट गया, मैं शहर चला गया। और फिर जब मैंने बीएससी पूरा किया, MLW पूरा किया, बाद में बीएड कंप्लीट किया अहमदाबाद में, फिर से वो चांस मेरे हाथ में आया कि मैं प्रकृति से फिर से जुड़ा। डुमरा में मुझे जब सर्विस मिली, मैं माध्यमिक शिक्षक हुआ वहां, तो मेरा तो जो मुख्य जो घटना थी वो ऐसी थी कि उस प्रकृति के साथ मुझे फिर मिलना था, क्योंकि बचपन से मैं बिछड़ गया था उस प्रकृति से, और मुझे बहुत भीतर से उस प्रकृति का खिंचाव था, लगाव था, ये मैं देख सकता था। फिर से मेरा मिलन उस प्रकृति के साथ हुआ। तो मैं नदी में, मैं आपको शब्द से जो कहा जा सके वो ऐसा कहूं कि अगर आप मुझे पूछो कि क्या पाया मैंने उधर, तो एक तो वो राज मुझे खुल गया कि शास्त्रीय नृत्य है, जितने भी शास्त्रीय नृत्य, उसका संबंध प्रकृति से है, उसका जो उद्भव हुआ है वो प्रकृति में हुआ है। क्योंकि मैं जब डुमरा में था तब 10 किलोमीटर दूर ही एक दरिया था, जिसे छछी का दरिया किनारा कहते, छछी नाम है उस प्रदेश का, और बहुत एकदम निर्जन शांत दरिया किनारा की, ऐसा मैंने भारत में कभी कहीं और ऐसा दरिया नहीं देखा। और मैं वहां जब भी जाता था मैं शांत बैठ जाता था दरिया के आगे, जब भी मैं जहां जाता था उस वक्त दरिया किनारा का उपयोग करता था, दरिया के आगे मैं शांत बैठ जाता था। क्योंकि यही प्रक्रिया मैं आगे बताऊंगा कि इसमें से जो मैंने प्राप्त किया, उस वक्त पता नहीं चलता था, दुनवई जो स्वरूप है उसका पता नहीं चलता था, लेकिन मुझे नृत्य की जो लय है वो इस दरिया से मिलती रहती थी, उसका एक भास रहता था मुझे भीतर भीतर भीतर, कि जैसे दरिया में वेव्स आते हैं, उठती है तरंगे, गिरती है तरंगे, और इस तरह से उसका चढ़ाव उतराव चालू रहता है। तो उसको देखते 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 बिना प्रयास का एक नर्तन में अनुभव करता था अपने भीतर। ऐसा ही नदी में होता था कि उस समय 2 प्रकार के नृत्य के संपर्क में आता था। एक ऐसा रहता था जिसमें मैं प्रयत्न करता था, अच्छा भी लगता था प्रयत्न करना, सुबह या शाम का वक्त, पूरी खुली नदी, निर्जन नदी, एकदम शांति, प्रकृति पूरी छाई हुई चारों ओर, ढलती शाम हो या सूरज ऊपर आता हो आकाश में। तो ऐसी ऐसी जो भी रचनाएं मुझे आती थी, मैं वो शरीर से जैसा प्रकट हो सकता था उस समय वहां उसे प्रकट होने देता था मैं शरीर से, कि प्रकट हो जाए वो रचनाएं, और प्रकट होती थी। तो मैं प्रकृति में बहुत अद्भुत अनुभव करता था। छोटा सा उदाहरण, मैं ऐसा अनुभव करता था जैसे कि जनरली हम क्या करते हैं, सामान्य कोई आदमी मिला, हम नमस्कार करते हैं, झुकते हैं, ऐसे ऐसे अलग अलग मिलन की रीत है 2 मनुष्य के बीच की। लेकिन मैं ऐसा फील करूं
कि समझो कि पूरा अनंत ऐसे आकाश है प्रकृति में। जब मैं नृत्य करता था, नदी का जो भाग था उसमें, तो समझ लो कि मैंने आकाश की ओर नमस्कार करता हूं। मुझे ऐसा लगता था कि रिस्पॉन्स आ रहा है। पहले तो मैं ऐसा फील करने लगा, अनुभव करने लगा कि नहीं, ये खाली मेरा अपना कुछ भीतर ऐसा भरा हुआ होगा कि जो प्रकट हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था। जब मैं गहराई पाता था नृत्य में और नमस्कार हो जाते थे मेरा कोई वृक्ष के आगे या प्रकृति के आगे आकाश में, तो मुझे ऐसा होता था कि नहीं, कोई है जो मुझे नमस्कार कर रहा है, मैं किसी को नमस्कार कर रहा हूं ऐसे भाव से, तो वहां कोई है जो मुझसे जुड़ रहा है, मेरे साथ एक हो रहा है। तो इसमें डूबते डूबते मुझे एक बात तय हो गई कि जितने भी भारत के शास्त्रीय नृत्य है उसका जन्म प्रकृति में हुआ है, और जो भी प्रकट हुआ था भारत में शास्त्रीय नृत्य के नाम से या शास्त्रीय संगीत के नाम से, वो सच में एक प्रकार की प्रार्थनाएं हैं। वो भी मुझे स्पष्ट हो गया उधर कि ये सारी प्रार्थना ही है। जो भी रचनाएं है वो प्रार्थना है। और जब भी मैं प्रार्थना कहूंगा, प्रार्थना शब्द मैं हमेशा तुम्हें याद करवाऊंगा, क्योंकि प्रार्थना का अर्थ खो गया इस जगत से। प्रार्थना, प्रेयर, बंदगी, ये क्या है हम भूल गए, मनुष्य भूल गया कि ये क्या है। मैं हमेशा याद करवाऊंगा जो मैंने अनुभव किया, मैंने प्रार्थना में अनुभव किया। प्रार्थना ना कोई मांग है, ना फरियाद परमात्मा से, परम शक्ति से, न मांग न फरियाद। कुछ मांगना भी नहीं है, ना ही कोई फरियाद करनी है जीवन के संदर्भ में कि ये नहीं है, वो नहीं, ये अभाव की फरियाद नहीं। प्रार्थना, बंदगी, प्रेयर, कोई अभाव की फरियाद नहीं। प्रार्थना उसे कहा जाता है जब तुम्हारे भीतर से धन्यवाद उठते हैं परम शक्ति के प्रति, परमात्मा के प्रति, उसे ही प्रार्थना कहा जाता है। वो बात मुझे स्पष्ट हो गई कि नहीं, प्रार्थना का अर्थ है धन्यवाद देना। और जैसे जैसे हम अपने को जानने लगते हैं